अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सत सवेरा में आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान उरूज फातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आप सबकी सुबह को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए, हसीन बनाने के लिए मैं आज एक नए टॉपिक के साथ मौजूद हूँ, जिस पर बात करना, जिसकी अहमियत को उजागर करना और जिसके हवाले से कुछ सीखना और समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, ज़ुबान किसी भी कौम की न सिर्फ शनाख्त होती है बल्कि उसकी तहसीब व सकाफ़त, रिवायात और इक़दार की अमीन होती है। कौमी ज़बान किसी भी मुआशरे या रियासत की तमाम नस्ली और इलाक़ाई इख्तलाफ़ात के बावजूद भी एक लड़ी में परोए हुए होते हैं। यही नहीं बल्कि मुआशरे का अदब, जिसका ज़ुबान से गहरा ताल्लुक़ होता है, जिसका ज़बान से बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ होता है, यूँ कहूँ तो वो जो है अपने माजी का, कौमी ज़बान के ज़रिए अपने माजी का इल्म जो है वो हाल में मुंतकिल करने का सबब बनते हैं और साथ ही साथ तमाम अपने आबा व अजदाद के कारनामे, उनकी तारीख़, वो तमाम चीज़ें भी मुंतकिल करने के जो है वो सबब बनते हैं। नाज़रीन, दौर हाज़िर की अगर हम बात करें तो दौर हाज़िर में अंग्रेज़ी को जो है वो आलमी सतह पर बहुत पजीराई मिल रही है। इसकी क्या वजूहात हैं? आज का जो हमारा मौजू है वो है ज़ुबान किसी भी कौम की शनाख्त होती है। किस तरह से ज़ुबान किसी भी कौम की शनाख्त होती है, इस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करने जा रहे हैं। और दौर हाज़िर में कौमी ज़बान को तरजीह देना ज़रूरी है। किस तरह से कौमी ज़बान को तरजीह दी जाए, क्या क्या इक़दामात करने की ज़रूरत है और क्यों दौर हाज़िर में हमें जो है वो कौमी ज़बान को तरजीह देना ज़रूरी नहीं समझा जा रहा, इन तमाम पहलुओं पर जो है आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। नाज़रीन, आज के मौजू पर बात करने के लिए सबसे पहले हमारी मेहमान मौजूद हैं। आप बिजनेस वुमन भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। नौरीन गफ़ार साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी और बहुत अच्छे से आपने इस मौजू को बताया है कि बड़ा दिल खुश हुआ है। इन्हीं के साथ आज के दूसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आप मुसन्निफ़ और शायर हैं और ब्रॉडकास्टर भी हैं, हैदर फारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और आज की तीसरी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही फ़ख्र की मेरे लिए भी बात है कि आज वो मेरे साथ मौजूद है, मेरी मेहमान भी हैं, बिज़नेस वुमन हैं आप और साथ ही साथ सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, मासूमा ज़ुबैरी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं ज़ुबान पर कि ज़ुबान जो है वो किसी भी कौम की शनाख्त होती है। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मौसम के हवाले से जान लेते हैं कि पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में इस वक्त मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। इस्लामाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची ज़्यादा से ज़्यादा 40 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 30 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड। गिलगित बल्तिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 14 डिग्री सेंटीग्रेड। मुज़फ्फराबाद ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 17 डिग्री सेंटीग्रेड। जी नाज़रीन, मौसम के हवाले से आपने जाना। अब हम बात करने जा रहे हैं ज़ुबान पर कि किसी भी कौम की एक ज़ुबान किस तरह से शनाख्त हो सकती है और कौमी ज़बान को तरजीह देना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, किस किस तरह से तरजीह दी जाए कौमी ज़बान को, इस हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले नौरीन साहिबा, आपकी जानिब आऊँगी कि जैसे कि हमने बात की कि ज़बान जो है वो किसी भी कौम की शनाख्त होती है और कौमी ज़बान को तरजीह देना ज़रूरी है, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह से किसी भी मुल्क या मुआशरे की ज़ुबान जो है वो उसकी शनाख्त होती है? थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने मुझे शो पे बुलाया। उर्दू चूँकि हमारी मादरी ज़बान है, बिल्कुल, और जब तक हम अपने ही मुल्क की सतह पे काम करते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता जी कि आपकी क्या इम्पोर्टेंस है आपकी लैंग्वेज की।
چونکہ جب سے بزنس میں ہوں اور امیج بلڈنگ آف پاکستان کے اوپر جو کام کر رہی ہوں، اس میں یہ محسوس ہوا کہ اپنی لینگویج کو یا اپنی زبان کو ترجیح دینا اتنا زیادہ ضروری ہے کہ وہ آپ کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ اپنے ملک سے کتنے پیٹریوٹک ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سو مجھے معاف بھی کرتی چاہیے گا کیونکہ ہم چونکہ زیادہ تر انٹرنیشنل لوگوں کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں تو ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں، تو اس سینیریو کے اندر بہت تکلیف دہ سینیریو ہے کہ ہمیں اپنی زبان کو چھوڑ کے اگلے کی زبان کو ترجیح دینی پڑتی ہے کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، بات کرنی ہے، اور وہ ہمیں اوبیسلی کیونکہ ڈیولپنگ کنٹری کا ہم حصہ ہیں. تو اس میں تبدیلی آ رہی ہے اس حیثیت سے کیونکہ جتنے بھی اب لیول پہ لوگ آگے ہیں جو انٹرنیشنل انٹریکشنز پہ جا رہے ہیں، کیونکہ ہر کسی کو انگریزی نہیں آتی. بالکل ایسے ہی. سو اس سینیریو کے اندر جو خواتین چونکہ ان کے جو رورل ایریاز میں ہیں یا مڈ ٹائر سے بھی ہیں لیکن ان کا تعلق اتنا زیادہ انٹرنیشنل نہیں ہے، تو وہ اگر ان کا کام اچھا ہے تو انہیں ہم آگے لے کے آتے ہیں. جیسے کہ نورین صاحبہ آپ نے کہا کہ انگریزی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بھی کم ہے، لوگوں کو آتی نہیں ہے. اس حوالے سے بھی میں بھی آپ سے جانوں گی کہ اگر ہم ابھی دور حاضر میں دیکھیں تو انگریزی کے بغیر تو شاید آپ کو جابس بھی نہیں ملتی ہیں، آپ کو اسکولز بھی جو ہے وہ اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کرتے. اس حوالے سے میں مزید جانوں گی. حیدر صاحب آپ کی جانب آؤں گی، آپ کیا کہنا چاہیں گے زبان کے حوالے سے؟ دیکھیں مولا علی مشکل کے شاہ فرماتے ہیں کہ بول کے تیرا تعارف ہو. پھر فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے نیچے رہتا ہے. تو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہم جو بول رہے ہیں وہی ہمارا کردار ہے. بالکل. معاشرے کی جو تعمیر ہے ہماری زبان اس میں کتنا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے، کتنا حصہ ڈال رہی ہے. بہت ضروری ہے ایک نظام ایسا دینا. مثلا پچھلے دنوں سنا گیا کہ اساتذہ کو انکریمنٹس تب ملیں گی اگر رزلٹ اچھا ہوگا. بالکل ایسے ہی نتائج اچھے ہوں گے تو کیوں نہ ایک اردو کے لیے بھی ایسا کر لیا جائے. بالکل. کہ اردو زبان جو ہے اس کی ترویج کے لیے کام کرنا ہے. تو جن کے اسٹوڈنٹس اچھے پرومیننٹ طریقے سے سامنے آئیں، مارکس اچھے لیں، تو ان کو کوئی انعام دے دیا جائے. صحیح صحیح. اچھا ٹینڈنسی ہمارے یہ رجحان ختم ہو چکا ہے. پچھلے پروگرام میں ایک دفعہ یہاں اتفاق ہوا اسی حوالے سے ثقافت ہماری دیواروں سے یہ سب کچھ گم ہو چکا ہے. صحیح یہ گم ہو چکا ہے. حیدر صاحب میں آپ کی جانب بھی دوبارہ آؤں گی. معصومہ صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی. زبان کے حوالے سے قومی زبان کو ترجیح دینا ضروری ہے، کیا کہیں گی؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار کالنگ می ہیئر. اور یہ کہ میں دوبارہ ایک چیز ریپیٹ کروں گی کہ کسی بھی قوم کا لباس اور اس کی زبان اس کو پریزنٹ کرتی ہے کہ آپ ہیں کون. پہلی بات تو یہ کہ سب سے پہلے نیگیٹیوٹی میں یہاں سے شروع کروں گی کہ آپ کے کرکٹرز جاتے ہیں باہر تو یو فیل اشیمڈ کہ اگر وہ اردو بولیں اور ان کے لیے کوئی ٹرانسلیٹر وہاں پہ موجود ہو. تو پہلے تو ہم نے اپنی سوچ کو بدلنا ہے، اس ماڈرنائزیشن کا مطلب سمجھنا ہے جو ماڈرنائزیشن اس وقت ہم امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی کنٹری میں. تو پہلے اپنے لباس کو اور اپنی زبان کو سمجھیں کہ آپ ایک پاکستانی ہیں، آپ کی مادری زبان اردو ہے. جب تک آپ اس کو امپورٹنس ہی دیں گے آپ ماڈرن نہیں ہو سکتے. صحیح. تو کیا جب ہم زبان کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے کلچر، ہم اپنی تہذیب کو کیا صرف ہم اپنی قومی زبان کے ذریعے ہی بیان کر سکتے ہیں، یا اگر ہم دوسری زبانوں میں بات کرتے ہیں تو ہم اس کو اس طرح سے ڈپکٹ نہیں کر سکتے؟ دیکھیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جس کو انگریزی بولنی آتی ہے وہ بہت ماڈرن ہے، جس کو اردو بولنی آتی ہے جو اردو میں بات کرے گا وہ بالکل لو کلاس ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. بالکل. اگر ایک بندہ کوشش کر رہا ہے بولنے کی، میں نے وہی بات کی کہ ہم لوگ یہ سوشلی ہم مذاق اڑاتے ہیں اپنے ہر اس انسان کا جو باہر جا کے انگلش نہیں بول سکتا. ایسا ہی ہے. تو اگر ہم ان کو سوشلی ایکسیپٹ کریں گے، کیونکہ دیکھیں آپ کا کوئی عربی ہے، کوئی عربی آتا ہے، کوئی اور لینگویج آتی ہے، تو ان کے ساتھ ان کے ٹرانسلیٹرز ہوتے ہیں اینڈ دے فیل پراؤڈ آف دیٹ پرٹیکولر پرسن کہ ہمارا کچھ کوئی اچیو کر کے آیا ہے. بٹ ہمارا لیک ہی یہی چیز ہے کہ ہم کمپلیکسڈ ہیں. ہم کمپلیکسڈ ہیں اپنے ہی ان سوشل ایشوز میں کہ جی ہم سوشلی کسی کو اس زبان کے تھرو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. صحیح. یہ ہمارا سب سے بڑا، اس قوم کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، انکلوڈنگ مائی سیلف.
क्योंकि हमने अपने आप को बहुत मॉडर्नाइज कर लिया है कि हमने इंग्लिश ही बोलनी है, हमने इंग्लिश ही बोलनी है, हालांकि इंग्लिश सब कुछ नहीं है। और आज अगर हम आज के दौर में देखें, करंट सिचुएशन ये है कि जी जब आप स्कूल्स में होते हैं तो वहाँ भी पेरेंट्स बल्कि कहते हैं कि आपने हमारे बच्चों से इंग्लिश में बात करनी है, और जब हम जॉब्स के लिए जाते हैं वो कहते हैं कि अगर आपको इंग्लिश, तो इसकी क्या वजूहात हैं? वजूहत वही है कि जी अगर एक जॉब पे बच्चा जाता है अपने पूरा पैशनेट हो गया कि जी हम जॉब पे जाएंगे हमारे, लेकिन वही बात आती है कि इंग्लिश कहीं ना कहीं मैं अगर 20% कहूँगी कि अगर उर्दू करनी तो इंग्लिश को यहाँ पे तरजीह दी जाती है, और सोशली उनको इसीलिए एक्सेप्ट भी किया जाता है कि जी इनको इंग्लिश आती है, क्योंकि हमारा दिमाग, हमारा वो माइंडसेट बन चुका है। यानी कि सोच को बदलने की ज़रूरत है। एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे और ब्रेक से वापस आके ये जानेंगे कि क्यों जो है वो हम कम्प्लेक्सिटी का शिकार हो गए हैं, क्यों हम सोच को नहीं बदल पा रहे। सोच को बदलने की ज़रूरत है। हमारी कौमी ज़बान, हमारी मादरी ज़बान उर्दू जो है उसको हम एक्सेप्ट करें ताकि जो है वो हम माहौल को भी बेहतर बना सकें और अपनी कौमी ज़बान को तरजीह दे सकें। नाज़रीन, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे। ब्रेक से वापस आके गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। अब आज हम बात कर रहे हैं ज़ुबान पर। कौमी ज़बान को तरजीह देना ज़रूरी है, और साथ ही साथ क्यों जो है वो दौर हाज़िर में अंग्रेज़ी को जो है वो बहुत ज़ोर दिया जा रहा है, और क्या क्या इक़दामात करने की ज़रूरत है कि हम जो है वो अपनी कौमी ज़बान को तरजीह दे सकें। तो नौरीन साहिबा, मैं आपकी वापस आऊँगी आपकी जानिब कि हम बात करें ज़बान पर। बहुत सारी ज़बानें हैं, बहुत सारी। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे शायद हर ज़बान ही बोली जाती है, क्योंकि हर मुल्क से ही कोई ना कोई आया हुआ होता है। लेकिन जब हम अपनी ज़बान की बात करते हैं तो उसको कहीं पीछे छोड़ दिया गया है और अंग्रेज़ी को बहुत ज़्यादा जो है अहमियत दी गई है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान की अपनी 5 ज़बानें हैं सूबों के लिहाज से, सिंधी, पंजाबी, फिर उसके अंदर भी फर्दर बाइफिकेशन है। तो उर्दू इन सारी चीज़ों में जो है ना कहीं खो गई है। नेशनल लैंग्वेज ज़रूर हमारी है, लेकिन उसको उस तरीके से इम्पोर्टेंस नहीं है। वो कहता है मैं अपनी ज़बान ही बोलूँगा। तो सबसे पहले पाकिस्तान की ओनरशिप का मसला है कि हम ये ओनरशिप ले लें कि हम पाकिस्तान हैं, चाहे हम सिंध हैं, बलोचिस्तान है, जो भी हैं, हम पाकिस्तान हैं जहाँ भी बैठे हैं। ग्लोबली जब मैं इंटरेक्ट करती हूँ इमेज बिल्डिंग के हवाले से, तो वहाँ पे टर्की है, EU है, वो सब EU हैं। वो ये नहीं है कि मैं इटली हूँ, UK हूँ, फलाना हूँ, वो EU है। तो हम पाकिस्तान में हम सिंधी हैं, हम पंजाबी हैं। ये एक बहुत बड़ा हमारा मसला रहा है। अल्लाह करेगा बेहतर, क्योंकि अल्लाह के हवाले पाकिस्तान चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि अल्लाह उसका निगहबान है। क्यों ये कॉम्प्लेक्स है अंग्रेज़ी? मैंने जैसे ब्रेक में आपसे कह रही थी, हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं। बिल्कुल। तो डेवलपिंग कंट्री, चूँकि डेवलप्ड कंट्री के साथ जब आप इंटरेक्ट करते हैं, आप इकॉनमी को या मौशत अपनी सही करने के लिए काम करते हैं, तो उस सिचुएशन में ना वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि उन लोगों के साथ वो बातचीत करें जो उनकी लैंग्वेज समझे, क्योंकि उन्होंने एक टारगेट अचीव किया है कि इस मुल्क को इतनी ग्रांट देनी है, ये काम करना है। उनके पास इतना वक्त नहीं है, वो बहुत फास्ट पेस में। हमें इंतज़ार करना है, हम डेवलपिंग कंट्री में हैं। हमें उर्दू को आसान बनाना चाहिए। हमारे बच्चे उर्दू से खौफ खाते हैं। मैं खुद जब बच्ची मैं उर्दू से मुझे डर लगता था कि मैं ये पास कैसे करूँगी, मैं ये पढ़ूँगी कैसे। हम उसके लिए अगर आसानी कर दें, जैसे हम अंग्रेज़ी को इतना आसान तरीके से पढ़ाते हैं, अब आज के बच्चे के ऊपर मुसल्लत कर दी जा रही हैं इन जो करंट सिनारियों में कि ज़बरदस्ती तुमने उर्दू पढ़नी है। ज़बरदस्ती तो कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल। हमें प्यार मोहब्बत से
صحیح چیزیں پھیلانی ہیں, چیزیں سمجھانی ہیں اور سمجھتے ہیں. صحیح, یعنی کہ پیار محبت سے جو ہے وہ ہر چیز کو لے کے چلنا ہے. کبھی بھی کسی چیز پہ اگر آپ زبردستی تو آپ اور زیادہ فلیئر کریں گے نا کہ اور نہیں بولتے اردو, جو کرتے ہو کرو. صحیح. حیدر صاحب آپ کی جانب آؤں گی, جیسے کہ نورین صاحبہ نے کہا کہ زبردستی جو ہے وہ کسی چیز پہ جو ہے وہ مسلط نہیں کی جا سکتی, اور ساتھ ہی ساتھ اردو سے انہیں بھی ڈر لگتا تھا جب یہ بچپن میں تھی کہ اردو جو ہے, تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا اردو اتنی مشکل ہے, اس کو آسان کیا جائے, یا ہم لوگوں نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا؟ ہم نے بنا دیا, اور بنیادی طور پہ بات یہ ہے, ہم چونکہ ینگ جنریشن کی بات کر رہے ہیں, انہیں آگے لے کے چلنا ہے سارا سلسلہ. وہ نظام نہیں بنا سکتے, ہم نے بنا کے دینا ہے ان کو. ہماری ڈیوٹی یہ ہے. آپ دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ قوم کا نام لے لیں, انہوں نے جو کچھ پڑھا لکھا اپنی زبان میں پڑھا لکھا. فرینچ ہیں, جاپنیز ہیں, چائنیز ہیں, رشین ہیں یا انگلش ہیں, ان کے بچوں نے جو اسٹڈی کیا ہے ان کا کمپلیکس یہ نہیں ہے کہ وہ فلاں زبان ہو. ان کو اس لیے پڑھایا گیا ان کی زبان میں کہ یہ گرو کر سکیں, ہم ترقی کر سکیں. اور آپ ابھی دیکھ لیں دنیا کے نقشے پہ وہ ملک جو ہیں وہ پرومیننٹ ہیں, وہ ترقی یافتہ ہیں جنہوں نے اپنی زبان میں تعلیم حاصل کی, بچوں کو دی. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اس کو فیشن کے طور پہ اپنا لیا, اور ابھی تک ہم اس سے باہر نہیں آ رہے ہیں. لیکن ضروری بات جو ہے وہ یہ کہ آج ہمارے ڈیبیٹس کے موضوعات بدل گئے ہیں. کیا سے کیا ہو گئے. آج وہ فیشن شوز ہو رہے ہوتے ہیں سکولز میں, آپ اگر وہ نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ. ضرورت ہے کہ آپ تعلیم کا نظام وہ دیں, اسی میں پڑھیں. فرض کریں ہمارا مطمع نظر یا ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ ترقی کرے, ہر لحاظ سے ترقی کرے. اس کے لیے ضروری ہے کہ رابطے کی زبان ہماری قومی زبان ہے جس کو ہم اردو کہتے ہیں, اس کی ترویج کے لیے ایک نظام دیں. اساتذہ جو ہیں, اب ہوتا کیا ہے, یقین مانیے کہ میں پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز میں ہمارے ڈاکٹر عابد سیال ہیں, نمبل میں پڑھاتے ہیں, بہت اہم آدمی, بہت پرومیننٹ. انہوں نے ایک دفعہ اسٹوڈنٹس کو بتانے کے لیے کہ بھی یہ لٹریچر کیا ہے, اردو کیا ہے, ہلکا باب ذوق کا, انہوں نے اجلاس جو تھا پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز میں اپنی ایم فل کی کلاس کو بلایا. یقین مانیے کہ ایم فل کا ایک اسٹوڈنٹ یہ کہہ رہا تھا, لوگ اپنے اشعار پڑھ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سر یہ اپنے شعر پڑھ رہے ہیں لوگ. اس کا ویژن اتنا چھوٹا تھا, اتنا فیڈڈ اس کو, اور اردو کا ایم فل کا. تو بات یہ ہے بنیادی طور پہ کہ ہمارے ہاں اساتذہ ناپید ہو گئے ہیں, اور اساتذہ کا قصور کوئی نہیں ہے, ہم نظام دیں یہاں پہ. تو یہ نظام کیسے لایا؟ وہ اس طرح آئے گا. سنیں, جب میں پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات یہاں ہو چکی ہے, آپ بیٹی کو بیانے کے لیے بیرون ملک سے بھی فرنیچر منگوا لیتے ہیں, ایک کتابوں کی الماری نہیں اسے دیتے آپ. ٹھیک ہے, آپ اس کو گھر میں ٹینڈنشیس نہیں کرتے, لوگوں کو رجحان ساز نہیں بنتے آپ کے بچے کتابیں پڑھیں. آپ ایک کتاب, میں جانتا ہوں, میرے ایک جانے والے بزرگ تھے, فوت ہو گئے, وہ صبح یہ کرتے تھے کہ صبح کا اخبار جو تھا نا وہ اپنے بچوں سے پڑھواتے تھے. صحیح. اخبار آئے, اچھا آج تم نے یہ پڑھنا, آج تم نے اتنا پڑھنا. کتابیں دیں بچوں کو, پڑھیں, لیکن یعنی کہ بچپن سے ہی جو ایک تربیت دیں. یہ ماں باپ کے اینڈ پہ یہ بہت ضروری ہے, لیکن نظام نہیں ہے یہ. یہ آپ اپنی سی کوشش کریں گے. نظام یہ ہے کہ آپ اپنی زبان میں بچوں کو تعلیم دیں. سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اب کیمسٹری اگر پڑھنا چاہ رہا ہے بچہ, تو آپ کیا حرج ہے اس کو اردو میں پڑھانے میں, مجھے یہ بتائیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھی جلدی وہ کنونس ہو جائے گا, جلدی پڑھے گا, اچھی ترقی ہوگی. ہم اس سے بھاگ رہے ہیں. اب رہی بات یہ کہ وہ کرکٹر اگر انگریزی بولتے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس لیے کوئی حرج نہیں ہے. کرکٹ بھی انہی کی کھیل ہے جن کی انگریزی. بالکل ایسے نہیں, حرج تو کوئی نہیں ہے, لیکن بات یہ کی جا رہی تھی کہ جب وہ بولتے ہیں تو یہاں پہ کمپلیکسٹی ہوتی ہے. انہوں نے کہا صحیح ہے, لیکن بات یہ ہے ہم جو کرکٹر بولنے والے, کرکٹر نہیں کہنا, جو بنا کے بھیج رہے ہیں وہ اس زبان میں نہیں گئے ہیں. ان کو تو ہم نے وہ زبان دی نہیں, ہم نے تو وہ دیا ہی نہیں ان کو. اب وہ ہے مجبور, انہوں نے تو ان لوگوں کے لیے گئے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں, تو انہوں نے وہی بولنا ہے. صحیح. ہمارے ہاں ڈیوٹی یہ ہے, ہم اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ 2 زبانیں لازمی بولیں. ایک جس میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے, صحیح, اس کو ترویج دیں, وہ سندھی ہے, بلوچی ہے, پشتو ہے, براوی, وٹ ایور, وہ آپ کا فرض ہے, کیونکہ وہ آپ کی ایک ثقافت ہے, آپ کے کلچر لے کے چلیں. لیکن اردو لازمی بولیں. صحیح. لازمی بولیں, لازمی بولیں, بچوں کو سکھائیں, بتائیں. صحیح. یعنی کہ نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور اردو کو جو ہے وہ اہمیت دینے کی ضرورت ہے, ہماری قومی زبان ہے. معصومہ صاحب آپ کی جانب آؤں گی, کیونکہ آپ میری بھی استاد رہ چکی ہے. جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ مجھے میری فخر کے لیے میرے لیے بات ہے کہ میری جو ہے آج ٹیچر میرے سامنے موجود ہیں. تو معصومہ صاحب جب ہم پڑھتے تھے
हम जब तो पाक स्टडीज़ हो चाहे वो इस्लामियात, तो जैसे कि अभी हैदर साहब ने कहा कि केमिस्ट्री को उर्दू में पढ़ाने के लिए वो कहते हैं नहीं जी ये तो बहुत ही कोई बुरी बात, तो क्या वजूहत हैं? आजकल हमारे निज़ाम में भी देखा जाए तो इस्लामियात भी इंग्लिश में आ गई है, पाक स्टडीज़ भी इंग्लिश में आ गई है, तमाम किताबें जो उर्दू में थी, जो हम थोड़ा बहुत उर्दू पढ़ लेते थे, वो भी अब इंग्लिश में आ गई है, तो क्या इसकी वजूहत? मैं थोड़ा सा क्रेडिट यहाँ पे दूंगी गवर्नमेंट को। अभी जो उन्होंने न्यू करिकुलम यहाँ पे अभी लॉन्च किया है, इसमें आपकी सोशल स्टडीज भी उर्दू में उन्होंने की है, विच इज़ अ गुड स्टेप। मेरी लिहाज में इट्स अ गुड स्टेप, लेकिन वही बात आ जाती है कि आप इम्पोज नहीं कर सकते। आप पहले उनको कह रहे हैं कि जी बिरयानी खा लो, फिर आप दाल पकड़ा रहे हो, तो जाहिर है वो फ़र्क तो आएगा दोनों में। ऐसे ही तो सबसे बड़ी जो बात ये है वही कि आपकी तालीम आपके घर से स्टार्ट होती है। तो आपकी जो अपनी ज़ुबान, चाहे वो पश्तो है, उर्दू है, जिस तरह भी है, आप उन दोनों लैंग्वेजेस में, इंग्लिश भी आप उनको सिखाएं, इंग्लिश में भी बात करें, लेकिन ज़्यादा तरजीह उर्दू को दी जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। यहाँ पे मैं बात करूँगी, आज यू सेड, आपने मुझे कहा कि जी मैं टीचर रह चुकी आपकी, और हम लोग यूनिवर्सिटी लेवल पे भी आके जब हम बात करते हैं तो बाकी ये हमारी एज अ टीचर भी ये जिम्मेदारी होती है कि क्लास में भी दोनों लैंग्वेजेस को इम्पोर्टेंस दी जाए। लेकिन मैंने क्योंकि एक अरसा गुजारा एजुकेशन साइड पे, और मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि जी मेरे सामने कंपैरेटिव स्टडी नहीं हुई एक मैट्रिक के बच्चे की और ए लेवल्स के बच्चे की, तो मैं इससे बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूँगी कि एक ए लेवल्स के बच्चे को ज़्यादा तरजीह दी जाती है पाकिस्तान में एज़ कम्पेयर टू मैट्रिक के बच्चे की। हालांकि मैट्रिक के बच्चे या FSC के बच्चे ज़्यादा स्कोर करते हैं मार्क्स ए लेवल्स या ओ लेवल्स के बच्चों से। आई टोटली एग्री कि शायद क्या पता इंटरनेशनली उनको रिकग्निशन मिल जाती है, इंटरनेशनली उनको एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन हमारे वो भी शाइनिंग स्टार्स हैं जो कि FSC में जो है वो टॉप करते हैं, और उर्दू में ही उन्होंने किया होता है, और उर्दू मीडियम से पढ़ के वो आगे निकले होते हैं। तो हमें उन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहिए। हमें उन बच्चों को अपनी सोशल मीडिया जो आजकल बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आप उस प्लेटफॉर्म्स पे लेकर आए। आजकल आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है जितना सोशल मीडिया। तो मैं सर ने बात की कि डिबेट्स होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आप ऑनलाइन डिबेट्स कराएं, स्टूडेंट्स को इंगेज करें। स्टूडेंट्स की आजकल ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, आप उनको इस चीज़ में इंगेज करके रखें। आपके ऑनलाइन सेशंस होते हैं, आप बजाय इंग्लिश में बात करने के आप उर्दू में बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में आप बहुत सी चीज़ों को चेंज किया जा सकता है। मगर वही बात है कि हम उसको कैसे सोशली एक्सेप्ट करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे आपने कहा कि ऑनलाइन जी क्लासेस हो रही हैं, डिबेट्स की जाए, मगर वो कैसे की जाएं? क्योंकि अभी तो यही नहीं पता कि बच्चा जो है वो क्लास भी ले रहा है या नहीं, क्योंकि ये ऑप्शन दिया गया है कि आप कैमरा ऑफ रखें। तो ये इतनी सारे जो है मुश्किलात हैं कि उसके बाद अगर हम ये सोचते हैं कि ये डिबेट्स, क्योंकि अब फिजिकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं कोविड की वजह से स्कूल, तो फिर इसको कैसे जो है अगर कोशिश भी की जाए तो क्या इसके लिए किया जाए? देखिए इस वक्त जो हालात हैं वो पूरी दुनिया के ही कुछ ऐसे ही हैं। तो इस वक्त पूरी दुनिया ही मुश्किल से गुजर रही है, जो कि नाम है कोरोना का। तो ये कि हमने इस मुश्किल टाइम को थोड़ा सा देखना है, थोड़ा सा समझना है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी इन तमाम माओं से जो घर में जो खालाएं, जो माएँ जो पढ़ा रही हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी घर में ही कराएं। देखें स्कूल में बच्चा, अभी भी मैं बात करूंगी, स्कूल में बच्चा 6 या 7 घंटे या चलो 5 घंटे रहता है, ज्यादातर वो जो टाइम गुजारता है वो अपने घर में गुजारता है। सही। तो यानी कि जो तरबियत है, आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी जो हर चीज़ है, वो आपके घर से स्टार्ट होती है। सही। आपकी जो तरबियत है, आपकी जो ज़बान है, वो आपके घर से शुरू होती है। तो यानी कि वालिदैन का यहाँ पे बहुत अहम किरदार जो है उनको अदा करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आके दोबारा यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। सवेरा में एक बार फिर कहेंगे आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, ज़बान पर बात हो रही है और यहाँ पर बहुत सारे मेरे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं से जो बात जो है वो जाकर पहुँचती है तरबियत पर, कि वालिदैन जो है उनका किरदार सबसे अहम है। चाहे वो ज़बान की बात हो, चाहे वो बच्चों की तरबियत की बात हो,
तमाम जगहों पर वालिदैन को किरदार अदा करने की जो है वो बहुत ज़रूरत है। नाज़रीन, इस वक्त ज़ुबान पे बात जारी है कि किसी भी कौम की शनाख्त जो है वो उसकी ज़बान होती है। तो नौरीन साहिबा, मैं आपकी जानिब आऊँगी। जैसे कि हम शुरू में बात करते कि लोग जो है वो कम्प्लेक्सिटी का शिकार हो गए, लोगों में कम्प्लेक्स आ गया कि अगर हम इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो हम तो कहीं के भी नहीं हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगी, क्या वजह ये कम्प्लेक्स आने की? अपब्रिंगिंग ऐसी है तो कॉम्प्लेक्स तो है। हम एक कॉम्प्लेक्स मुल्क हैं क्योंकि मैंने पहले जैसे जिक्र किया था ना कि हम बलोची हैं, सिंधी हैं, पंजाबी हैं, तो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स तो है ही। बिल्कुल। तो उसके बाद अंग्रेजी भी आ गई, तो अंग्रेजी इन सब में ज़्यादा तरजीह है क्योंकि जो अंग्रेजी बोलता है वो बलोची को भी ऐसे देखता है, सिंधी को भी, कि ओह तुम लोगों को कुछ नहीं आता, क्योंकि ये लैंग्वेज है इंटरनेशनल। बिल्कुल। और जब आप इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर करते हैं काम तो जाहिर सी बात है ऐसे ही होता है। तो उर्दू बोलने में कोई शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ मॉडर्निज्म की जो डेफिनेशन है उस पे बड़ा मुझे इख्तलाफ है। सही। मॉडर्न आप अपने लिबास से नहीं होते, मॉडर्न आप अपनी गुफ्तगू, अपने शऊर से होते हैं। बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा समझने की बात है। लेकिन हम माशरे में कि स्टेटस का इतना मसला है कि वो इतना बिग शॉट है, मैं उसको ये कैसे बता दूं कि आप गलत कर रहे हैं, तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्यों हम एक्सेप्ट कर रहे हैं? हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा कि हम उसको कह सके कि वो गलत कर रहा है। तो गलत अगर कर रहा है कोई, उसे अगर हम डायरेक्ट नहीं कह सकते तो डेमोन्स्ट्रेशन का ज़माना है। आप उन्हें इनडायरेक्ट बता सकते हैं कि आप ये चीज़ गलत कर रहे हैं, तो वो इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस और उसमें आपको लगना है। अब देखना ये है कि आप जिसको ये चीज़ का एहसास दिलाना चाहते हैं उस शख्स की, उस इदारे की क्या हैसियत है। ठीक है, अब हम जैसे हम एक कम्युनिटी बिल्डिंग पे काम करते हैं, लॉबी भी होती है क्योंकि लड़ना पड़ता है ना। लड़ना ऐसे वाकई में फाइट नहीं, इट इज स्लोली ग्रेजुअली, बिकॉज दीन भी हमारा सरगोशियों में फैला था। आराम से पहले अपने लाइक माइंडेड लोगों को इन्होंने जोड़ा और फिर जब एक ग्रुप ऐसा बन गया देन इट वाज अ बूम। सही। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम क्यों उन लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं जो ऑलरेडी हमारे साथ बैठना नहीं चाहते। बिल्कुल। तो हम अगर सिलेक्शन कर लें कि हम अपने दिमाग के हिसाब से उन लोगों में बैठना शुरू कर दें जो हमें एक्सेप्ट करते हैं। सही। जो हमें एक्सेप्ट नहीं करते उनके साथ बैठ के अपनी तजलील नहीं करानी चाहिए। जो हमें एक्सेप्ट करते हैं, हमें ज़रूरत है उनके साथ बैठने की, बनिस्बत हम इस कम्प्लेक्स में रहें कि हम उनके सामने जो है वो इंग्लिश बोलेंगे तो हमारी जो है वो बहुत जो है वो मशहूरी होगी। तो कम्प्लेक्स का शिकार ना हो, जो आपकी ज़बान है उसी में बात करें। हैदर साहब, आपकी जानिब आऊँगी, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि क्यों जो है वो इतना ज़्यादा लोग इस तरफ जा रहे हैं कि जी हमें अंग्रेज़ी ही में बात करनी है या किसी भी दूसरी ज़बान में, बनिस्बत इसके कि वो अपनी ज़बान को तरजीह दें? देखें, हदीस मुबारक है, नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो ख़ात्मे चीन जाना पड़े। बिल्कुल। साथ ये नहीं कहा गया कि चीनी ज़बान में इल्म हासिल न करो, मुराद ये है। और फिर साथ ये भी फरमाया गया है कि इल्म मोमिन की मीरास है, उसको जहाँ से मिले वो ले ले, वो हमारी मीरास, हमारा इल्म है। तो बुनियादी तौर पे बात ये कि ज़बानें सीखने से मना नहीं किया गया कहीं भी। बात तो ये कि हमने अपने यहाँ निज़ाम क्या दिया है। वो बच्चा तो चाहेगा अंग्रेज़ी बोलना जिसको पता है कि मैंने 20 साल बाद पढ़ के जब जाना है तो मुझे नौकरी अंग्रेज़ी की वजह से मिलनी है। तो इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं है, इसमें कसूर है इस मुआशरे का जिसने उसको ये तरबियत दी है कि अंग्रेज़ी पढ़ो तुम्हें नौकरी मिलेगी। अब बात यह है कि अपने आप को एक यानी प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए पेडेस्टल जो है इंटरनेशनल लेवल का, तो आपको मैंने फिर वही अर्ज़ करना, आपको तालीम जो है वो आपको अपनी ज़बान में देनी पड़ेगी। सही। अगर आप नहीं देते हैं तो आप ये बातें ना करें, इनका कोई फ़ायदा नहीं। तो हैदर साहब, अभी तो तालीम उर्दू ज़बान में दी नहीं जा रही, तो ये ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी बात ये है, अरबाब इख्तियार जो हैं वो बच्चों को वो निज़ाम दें, तालीम को वो निज़ाम दें। देखिए, एक तरफ हम चाहते हैं कि हम दुनिया में तरक्की करें, हमारा बहुत नाम हो, और दूसरी तरफ हम कर क्या रहे हैं कि जिस ज़बान में हमारी पैदाइश होती है हम उसको दबा रहे हैं। सही। वन थिंग, राब्ते की कौमी ज़बान जो उर्दू है उसके लिए जो पढ़ाने वाले लोग हैं, असातिज़ा जो हैं, उनके लिए स्पेशल पैकेज रखें। सही। देखें ना जी, सीधी सी बात है, वो नौकरी कर रहे हैं,
इसी तरह ये जो बच्चा अंग्रेजी सीखना चाह रहा है ये भी नौकरी के लिए चाह रहा है। सही। हम एक अच्छा वेल फॉर्म्ड बच्चा जो है, एक इंडिविजुअल जो है मुआशरे को, वो नहीं हम दे रहे। सही। हम उसको ख्वाब ही ये दिखा रहे हैं कि तुम्हें नौकरी मिलनी। सही। तो ज़रूरी है कि इस निज़ाम को ठीक किया जाए बुनियादी तौर पे, और उसकी सबसे अहम बात यह है कि उर्दू में सारे सब्जेक्ट्स होने चाहिए। सही। बच्चे वो तालीम हासिल करें। कोई, मैं फिर वही बात दोहरा था, दुनिया का कोई मुल्क देख लें तरक्की याफ्ता, उन्होंने अपनी ज़बान में तरक्की की। सही, यानी कि बच्चों को जो है वो तरबियत ही उर्दू में दी जाए, अपनी ज़बान में। जहाँ भी आप लोग रहते हैं अपनी ज़बान में दें, तो वो जो है अपनी कौमी ज़बान को ऐसे ही तरजीह देना शुरू हाँ जी। दूसरी बात ये देखिए ना, जहाँ ज़रूरत है, देखिए आपने एक चीज़ बेचनी है, तो आपके जो कस्टमर्स हैं वो अंग्रेज़ी बोलने वाले हैं, तो आप ठीक है अंग्रेज़ी में बोल लें, आप बेच दें उनको, आप वहाँ ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है। सही। आपने इस कौम को इंट्रोड्यूस करवाना है एज ए प्रोग्रेस कौम जो है, सक्सेसफुल कौम जो है, तो फिर आपको कुछ बेचने के लिए इनके साथ उर्दू ही बोलना पड़ेगा। बिल्कुल। आपको इनको सिखाना पड़ेगा दुनिया को ये प्रोडक्ट देने के लिए। सपोज हमारी कौम एक प्रोडक्ट है, तो हमें उर्दू फिर इनको सिखाना, सही, उर्दू जो है वो सिखानी ही पड़ेगी। मासूमा साहिबा, जैसे हैदर साहब ने कहा कि जी हमें उर्दू को अहमियत देने की ज़रूरत है। अच्छा, आजकल हम ये देखते हैं कि घरों में कि आपने जो है वो बाहर पढ़ने के लिए जाना है, तो यहाँ पे तो नीड उर्दू की ख़त्म ही हो गई, यहाँ पे तो बात ही कि अंग्रेज़ी की आ गई। तो आप क्या समझती हैं, ये सोच, जैसे कि आपने कहा सोच को बदलने की ज़रूरत है, ये माइंडसेट डेवलप करना कि जी आपने बाहर जाना है, तो फिर उर्दू कैसे सीखेंगे? मैं यहाँ पे अपनी एग्जांपल दूंगी, एंड आई एम नॉट, मैं बिल्कुल भी अशेम नहीं हूँ ये शेयर करने में कि मैं खुद बुली हुई हूँ इस बात पे कि जी तुम्हें सही इंग्लिश बोलनी नहीं आती। मैं जब क्लास 3 या 2 में थी, देखिए हर बच्चे, हर पेरेंट इस टाइम पे चाहता है अप्रिसिएशन मिले। जो हमने अप्रिसिएशन, जिस तरह मॉडर्नाइजेशन की एक डेफिनेशन है ना, उसकी अप्रिसिएशन की भी एक डेफिनेशन है। हर कोई आजकल इस दौड़ में कि हमें अप्रिसिएशन किसी तरह मिल जाए, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम, मैं अपनी अगर बात करूं, तो मैं भी इस चीज़ पे मुझे बुली किया गया है क्लास में, जब मैं बड़े स्कूल में गई, जब मैं पढ़ने गई और उन बच्चों के साथ बैठी जो घरों में इंग्लिश बोल के आए हुए थे, तो वो जब मेरे सामने बोलते थे तो मैं कहती थी यार मैंने भी इस तरह बोलना है। तो पेरेंट्स भी आजकल उसी मुकाबलेबाजी में हैं कि हमने किसी तरह अपने बच्चे को अप्रिशिएट कराना है। अगर हम बाहर नहीं भेजेंगे तो हमें अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। उनका बच्चा बाहर से पढ़ के आया है तो वो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा कमाएगा, ज्यादा पैसे कमाएगा, हमारा बच्चा पीछे रह जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। मैं वही दोबारा रिपीट करूंगी, जो एफएससी में बच्चा, मेडिकल स्टूडेंट, भाई वही मार्क्स ले सकता है जो कि एक ए लेवल का बच्चा ले सकता है। कंप्लेक्सिटी तो वालिदैन से ही मुंतकिल हो रही है बच्चों में। वही कह रही हूँ ना, ये भागदौड़ सिर्फ एप्रिसिएशन के लिए। अगर वो एप्रिसिएशन आप एक्सेप्ट कर ले, चाहे वो उर्दू में हो या इंग्लिश में हो, तो आप किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं लाइफ में। और इनकी वाली बात मैं बिल्कुल सही कहूँगी सर की बात, कि आप जब तक आप इस चीज़ को सोशली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपने मुल्क को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर आप प्राउडली पाकिस्तानी नहीं कहलाएंगे, तो आप उस चीज़ को, अपनी मादरी ज़बान को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही अगर हम देखते हैं कोई भी हमारा पाकिस्तान का दिन आता है, तो साथ ही नारे तो बहुत ही जोश और जज्बे से लगाए जा रहे होते हैं, लेकिन हम साथ ही साथ अगर अपनी बुनियादी ज़रूरियात पे नज़र डालें, नौरीन साहिबा इससे आप इत्तेफाक करेंगी, तो वहाँ क्यों हम मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। ये एक पर्सनल, ये जो दिन हमारे आते हैं, अभी 11 सितंबर गुजरा, बिल्कुल, तो मेरे एक स्टूडेंट ही थे, उन्होंने मुझे कहा मैम आपको पता है कि 11 सितंबर को क्या हुआ था? मैंने कहा क्या हुआ था? कहते 9/11 आपको याद नहीं है? मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा वैसे 11 सितंबर को कुछ और भी हुआ था। तो कहते हैं अच्छा हमें तो सिर्फ 9/11 का पता है कि वो एक ट्रेड सेंटर का हुआ था वाकया। मैंने कहा बेटा जिसने इतना बड़ा मुल्क बना के दे दिया ना, उसकी बरसी होती है 11 सितंबर को। पहले अपने पाकिस्तान को समझ लो, फिर उसके बाद किसी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के लिए भी रो लेना। सो सिंपल बात यह है कि आपने अपने मुल्क को कितना समझा है, बिल्कुल ऐसे ही, मुल्क को कितना अप्रिशिएट किया है, वो ज़्यादा ज़रूरी है सही किसी भी चीज़ के लिए। यानी कि हम यहाँ पे तालीम में भी लैग करें, मतलब बच्चों को ये भी नहीं पता कि किस दिन हमारे क्या जो है वो हम दिन मनाते हैं, किस हवाले से मनाते हैं। तो तालीम का भी बहुत बड़ा किरदार है। जहाँ तक हम ज़बान की बात करें कि ज़बान जो है वो हमारी कौम की शनाख्त होती है, और साथ ही साथ हमारी कौमी ज़बान को तरजीह देना ज़रूरी है। तो वो किस तरह से दी जाएगी? वो इसी तरह से दी जाएगी कि हम घर से सबसे पहले शुरू करेंगे, और साथ ही साथ उसके बाद जो हमारा
स्टेप आता है वो आता है तालीमी इदारे। वहाँ पर भी हमें जो है अपनी ज़बान में तालीम देना जो है वो ज़रूरी है ताकि हम अपनी कौमी ज़बान को जो है वो तरजीह दे सकें। नाज़रीन, एक ब्रेक की जानी पड़ेंगे और ब्रेक से वापस आके दोबारा हाजिर होंगे और यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। खुशामदीद नाजरीन, आज जो है हम बात करें ज़ुबान पर कि ज़ुबान जो है वो किसी भी कौम की ना सिर्फ शनाख्त होती है बल्कि उसकी तहज़ीब व सकाफ़त, रिवायात और इक़दार की अमीन होती है। तो नौरीन साहिबा, मैं अब थोड़ा सा चाहूँगी कि आप हमारी तहज़ीब व सकाफ़त के हवाले से कुछ बयान कीजिए। तहज़ीब और सकाफ़त, ओनरशिप, वही पुरानी वाली बात से रिपीट करते हैं हम लोग कि जिस तरह से उर्दू का मसला है उसी तरह के हमारे सकाफ़त का मसला है कि अगर हम अज़ान हो रही है और हम दुपट्टा ओढ़ लेते हैं और थोड़ी देर कहते हैं किसी कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए कि हम थोड़ी देर का वक्फा लेंगे, अज़ान ख़त्म हो जाए, उसके अंदर हमें शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी चीज़ की ओनरशिप लें और उसको जज्बे के साथ और प्राउडली, फ़ख्र के साथ उसको एक्सेप्ट करें कि भाई ये मेरी चीज़ है। आपको समझ आता है, ठीक है। अब ये बोलने के लिए बड़ा जज्बा चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। जब तक आपका अपना कॉन्फिडेंस अपने अंदर नहीं होगा, आप अपना काम नहीं जानते या आप अपने आप को नहीं पहचानते, तो आप अगले को कैसे कहेंगे कि मैं ये हूँ। बिल्कुल। तो वो दरवाज़ा वो है, ये दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने आप को पहचाने। सही। और अपना एक ज़रूर स्ट्रेटेजिक विजन हमने नहीं बनाया हुआ। इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है कि अल्टीमेटली मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं एक पाकिस्तानी कहलाना चाहता हूँ, एक बाशऊर कौम कहलाना चाहता हूँ। तो ये हम कितने लोगों को सिखाते हैं। सही। तो ये कॉम्प्लेक्स की भरी इकॉनमी है, यानी कि मकसद एक जो है वो सेट करना ज़रूरी है। मकसद के बगैर मकसद बनाएं और उसके बाद उसके गोल सेट कर लें, और वो हमें माशरे ने करना है। घर से तरबियत कहते हैं ना, जिसका जो काम है वो करे। शौहर और बीवी एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। उसके अंदर जब आप चीज़ें क्लैरिटी के साथ डिफ़ाइन कर लेते हैं कि हमने ज़िंदगी इस तरह गुजारनी है, और हम माशरे में क्या करते हैं, हमारी सकाफ़त है, बंदा बिगड़ गया है तो उसकी शादी कर दो तो वो सुधर जाएगा। क्या वो सुधरता है? नहीं, अगले की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती है इस बात पे कि अगर मैंने घर छोड़ दिया तो इल्ज़ाम तो मुझ पे ही लगेगा कि मैं शायद बुरी हूँ, मेरे बाप ने मुझे शायद बेटों की तरह पाला है। इसलिए हमारे अंदर वो खौफ इतना ज़्यादा भर दिया जाता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए तहम्मुल के साथ, सही, आजिज़ी के साथ, और अपने मकसद को सेट करें, चीज़ें क्लियर लाइंस के ऊपर बात करके और उस पर अमल करना चाहिए। सही, उस पर अमल करना चाहिए। हैदर साहब, आपकी जानिब आऊँगी कि जैसे कि अगर हम उर्दू की बात करें, तहज़ीब व सकाफ़त की भी बात तो हो ही रही है। उर्दू ज़बान, उसका ओरिजिन क्या है? क्योंकि क्या वो ख़ुद तख्लीक हुई है या बहुत सारी ज़बानों के साथ मिलकर बनी है? क्या कहेंगे? उर्दू के मानी ही लश्कर के हैं। आप इसमें टर्किश मिलता है, संस्कृत मिलता है, आपको हिंदी मिलता है, फ़ारसी मिलता है, बिल्कुल, और कहीं कहीं इब्रानी के जैसे याकूब नाम, ये सारा कुछ हमें मिलता है। और फिर वली दकनी से लेके ज़बान, पहले लोहू कहते थे, अब लहू हो गया है। तो इसी में वो आपकी तहजीब भी आ जाती है। बिल्कुल। बुनियादी तौर पे ये है कि यहाँ जितने भी इक्विपमेंट आपके सामने नज़र आ रहे हैं, सबका एक ट्रबल शूटर है। ऐसा ही है, एग्जिस्ट करता है। तो अगर किसी कैमरे में कोई प्रॉब्लम हो गया तो ट्रबल शूटर आपके पास पड़ा है। जहाज़ में भी होता है मैनुअल। ऐसा ही है, बिल्कुल। तहजीब का भी एक ट्रबल शूटर मौजूद है जिसको हमने नज़रअंदाज किया हुआ है। वो हमारे पास मौजूद है। हम बातें तो बड़ी करते हैं, क्या हम उसके मुताबिक रह रहे हैं? बिल्कुल। तहजीब आप किसे कहते हैं? सदियां तय करके तहजीब कहीं वजूद में आती है, वजूद में आती है। और हमारे पास पहले ये होता है कि हम क्लेम क्या करते हैं कि हम हैं क्या है। सही। जो भी हम क्लेम कर रहे हैं, वट एवर वी आर,
तो फिर हमारे पास उसका ट्रबल शूटर होगा। तो क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं? सही। अगर तुम उसको फॉलो कर रहे हैं तो हमारी सकाफत ठीक जा रही है। अगर हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हम कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। सही। हम डिस्ट्रक्टिव हमारा वो जो है एटीट्यूड हो गया, रुझान हो गया उसकी तरफ हो गया। तो बुनियादी तौर पे ज़रूरत इस बात की है कि हम पहले दावेदार जो बनते हैं, हमारी दुकान पे जो लिखा हुआ है अंदर मौजूद है, सही। उसका होना बड़ा ज़रूरी है। सही। उसको मेक दैट अवेलेबल। सही। उसके लिए मुआशरा ये करे कि कम्युनिटी की सतह पे आप कंट्रीब्यूट करें मुआशरे को। हमारे यहाँ होता ये है, फ़र्ज़ करें अब सर्दी का मौसम आ गया, मैं ज़्यादा बातें करता हूँ कि अगर कोई कह देता है दुकानदार की मैं 400 रुपये दर्जन आपको अंडे दूंगा, तो मैं ऑफिस से मुझे ताख़ीर हो रही है, मैं कहता हूँ हाँ दे दो, मैं उसे पूछ ही नहीं रहा। मैं ना आज अखबार में रेट देख रहा हूँ ना नेट पे देख रहा हूँ। 5 मोहल्लेदार इकट्ठे होकर उस दुकानदार के खिलाफ इकट्ठे नहीं होते हैं, महंगाई का हम शोर मचा रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर हमारा जो इंडिविजुअल लेवल पे, इनफरादी सतह पे हमारा जो है कंट्रीब्यूशन वो किधर चला गया? इसी तरह तालीम में है, इसी तरह ज़बान में है, इसी तरह आपकी सकाफत में। सही। इकट्ठे होके इतनी एनजीओज बनी हुई हैं, इनफरादी सतह पर जो है आपको हर जगह जो है अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। मासूमा साहब, जैसे कि बात हो रही है इस तहज़ीब व सकाफत पे, तो क्या हम समझते हैं कि वो कहीं ना कहीं खोखले दिखाई दे रहे हैं? क्यों? क्योंकि जब हम देखते हैं कि अगर तरबियत की बात जैसे हमने की, बच्चे जो हैं टीवी की अगर हम बात करते हैं तो उस पे जो वो देख रहे हैं वो सारा जो है वो हिंदी में होता है, क्योंकि अल्फाज बहुत ज़्यादा हिंदी के आते हैं। अच्छा, ड्रामों की बात करें वो भी हिंदी जो है वो बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं, और कार्टून्स की बात करें वो, तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं? मैं देखिए, मीडिया कहते हैं कि एक 4th पिलर होता है किसी भी कंट्री का, और वो माइंडसेट चेंज कर सकता है। तो जैसे आप वो कहते हैं ना, एक मीडिया में एक थेरी होती है नीडल थेरी, तो जैसे आप इंजेक्ट करेंगे वैसे आपकी आवाम बढ़ेगी। तो मैं बिल्कुल ये बात अग्री करूंगी सर से भी और मैम नौरीन से भी कि जैसे आप इंजेक्ट करेंगे कोई चीज़ वैसे ही आपकी आवाम उस तरफ जाएगी। सही। तो मीडिया को इस टाइम पे बहुत पावरफुल होना चाहिए कि वो किस तरह पॉजिटिविटी फैला रहा है आपकी अपनी कंट्री में। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ड्रामाज बना रहे हैं, वो सिर्फ या तो मतलब कोई भी उसमें हमारी हिस्ट्री डिपिक्ट, आप पुराने ड्रामाज उठा के देखें, आप अपने नेशनल टेलीविजन को देखें, कौन देखता है आजकल? बिल्कुल। उन्होंने हर जुबान में अपना एक चैनल लॉन्च किया है। मैं इस चीज़ की तारीफ करूंगी, लेकिन हमारा लैक कहाँ आता है कि हम उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, हम उस चीज़ को बताते नहीं, ओपनली बात नहीं करते उसके ऊपर। तो हम अगर वो चीज़, और फिर हम वही बात के कॉम्प्लेक्स्ड है, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि जी मेरा बेटा अगर बाहर जाएगा तभी पढ़ सकता है, मेरा बेटा अगर इंग्लिश बोलेगा तभी वो अच्छे ग्रेड्स ला सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मीडिया का मैं यहाँ पे कहूँगी बहुत बड़ा वाइटल रोल है किसी भी जहन को चेंज करने में। सही। तो हमारे मीडिया को इस टाइम पे चाहिए कि वो एक वाइटल रोल प्ले करे, एक सेट माइंड बनाए कि वो प्रोग्राम्स डिवाइड करे और सोशली उसको कैसे प्रेजेंट करना है, उस चीज़ को आप प्रोग्राम्स को डिवाइड करके आप दिखाना शुरू कर दें। मासूमा साहिबा, जैसे आपने अप्रिसिएशन की बात की, पहले भी बात की, अब दोबारा बात की, तो हम लोग क्या इस तरह की सोच हम लोगों में डेवलप होगी कि अगर हमें अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे? वहाँ पे हम जो है हमारे दिल को दुख जाते हैं कि हमें अप्रिसिएशन नहीं मिली तो हम आगे जो है वो कैसे करें, वहीं से हम स्किप कर देते हैं। इसकी क्या वजह है? क्या पता हमें अप्रिसिएशन नहीं मिल रही, आगे जाके मिल जाए? हाँ, हर इंसान भाग दौड़ में है कि बस हम काम कुछ ना करें लेकिन हमें अप्रिसिएशन मिलती रहे। ऐसा नहीं है। अगर आपने उर्दू सीखनी है तब भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। अगर आपने उसके साथ साथ इंग्लिश सीखनी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का चीज बहुत जरूरी होती है। नौरीन साहिबा, आपसे भी मैं पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से लेना चाहूंगी, क्या वजह है अप्रिसिएशन, मतलब किसी ने तारीफ नहीं की तो जी हम लोग मायूस हो गए? मैंने यही कहा ना कि हम जैसे मासूमा ने कहा ना, हम एक दौड़ में हैं। वो हम इसलिए हैं, हमने कोई टारगेट नहीं अचीव किया, हम करना क्या चाहते हैं अपने आप के साथ। सही। जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने एग्जाम्पल दे रही हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ द बैंक बनना है, गोल है, लिख लिया। सही। कैसे बनूंगी? काम करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। अब काम क्या है? दो राह है ना हर काम करने की, एक है शॉर्टकट और एक है मेहनत से पढ़ाओ चढ़ना। मेरे प्रोफेसर सर इखलाक आज दिन तक आए, बहुत मशकूर हूँ मैं सर की कि 2000 से लेके 2004 तक मैंने उनसे पढ़ा था एंड टिल डेट, मतलब इट्स बीन 21 years के सर के साथ अटैचमेंट है। और क्राउड फंडिंग भी हमने किया अभी। सही।
सर कहते थे, क्योंकि जब नई नई नौकरी शुरू की ना मैंने, तो आई वॉज गेटिंग 15,000 रुपीज़ और माई फ्रेंड सेम उसमें वो 50,000 कमा रहा था। तो जब हम बैठते थे ना तो वो बड़ा कहते क्या इतना सस्ता अपने आप को, तो ज़रा एक दो बार तो इग्नोर किया, फिर ऑब्वियस सी बात है आपको थोड़ा सा एहसास होता है कि ये क्या है। तो मैंने सर से डिस्कस किया कि ये क्यों है। कहते अभी सुनने की ज़रूरत नहीं, विजन है, ऑब्जेक्टिव है, 10 साल के बाद तुम भी उतना ही कमा रही होगी जितना वो कमा रहा है, लेकिन आपका मोटिवेशन लेवल और उसका मोटिवेशन लेवल बहुत डिफरेंट होगा। क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूथ के लिए बात। जब आप अपने लेवल के हिसाब से ग्रो करते हैं ना, तो आप काम सीखते हुए ग्रो कर रहे हैं और हर 6 महीने बाद 1 साल के बाद ग्रोथ हो रही है, पैसे मिल रहे हैं, एंड यू आर फीलिंग हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ। ये अपने आप को अप्रिसिएशन आप दे रहे हैं। जब आपने पहले ही दर्जे पे अपने आप को इतना महंगा कर दिया कि अगला इदारा कहते हैं इसको काम भी नहीं आता और ये इतना महंगा है, तो आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। तो लेवल 10 साल बाद दोनों का सैलरी का सेम होगा, लेकिन उसकी फ्रस्ट्रेशन और हमारी मोटिवेशन हाई होगी, पॉजिटिव। तो ये हमारी यूथ का बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट हमारी पूरी अवाम का बहुत ज़्यादा मसला है कि हम सेल्फ अप्रिसिएशन की तरफ नहीं जा रहे। सेल्फ अप्रिसिएशन का मतलब ये कतन नहीं है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं। देखिए पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़ती है, उसकी एक स्किल होती है बहुत ज़्यादा, कि आपने क्यों कैसे बोलना है। आपको पता है जब आप क्राउड के सामने जाते हैं आप एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, हो जाते हैं ना ब्लैंक। बिल्कुल ऐसा ही है। वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपने अपने आप से कभी बात नहीं की, क्या मैं इस काबिल हूँ कि मुझे अल्लाह इस दर्जे पे अगर लेके जा रहे हैं, तो इट्स ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप लोगों के सामने आते हैं, लोग आपको सुनते हैं, तो आपके कंधों पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह ने डाल दी है कि अगर खुदा ना खास्ता आपके मुंह से कोई ऐसे अल्फाज बयान हो गए जिससे किसी की जिंदगी तबाह हो गई, तो आपके ऊपर उसकी जिम्मेदारी है और हम ये जिम्मेदारी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसीलिए ज़्यादातर कोशिश हमारे यूथ में बहुत नेगेटिविटी हो चुकी है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है, ख़वातीन में बहुत नेगेटिविटी और फ्रस्ट्रेशन है। उन्होंने शॉर्टकट के ऊपर जाना शुरू कर दिया है। क्यों? सही खुदा है, मैं यहाँ पे इंक्लूड करूँगी, कंपैरेटिव स्टडी बहुत ज़्यादा है। सही, अपने साथ किसी को कंपेयर आप क्यों, आपका जो अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी आप उस पे रहे, अल्लाह ताला आपको भी वही बात मैं आपकी रिपीट करूंगी कि आप उसी भाग दौड़ में कंपैरेटिव स्टडी में पड़े हुए हैं कि अगर जो आप कर रहे हैं आप वो करें, आप ये ना देखें कि दूसरा क्या कर रहा है। जब आप अपने काम पे तवज्जो देंगे, माजरत के साथ एक ब्रेक के जाने पड़ना है, जब आप अपने काम पे तवज्जो देंगे तो आप बहुत कामयाब होंगे। छोड़ दें दूसरा क्या कर रहा है, उसके साथ अपने आप का मिलाप करना छोड़ दें, तो तभी जो है वो आप बहुत जल्दी ही कामयाबी हासिल कर लेंगे। एक ब्रेक के जाने पड़ते हैं, ब्रेक से वापस आके गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खुशामदीद नाजरीन, उर्दू ज़बान की बात हो रही है, हमारी कौमी ज़बान की बात हो रही है, तो साथ ही साथ यहाँ पे हमारी शायरी का एक बहुत बड़ा किरदार जो है वो अदा होता है। हमारे शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल की अगर हम बात करें तो उन्होंने जब बरसग़ीर के मुसलमानों की आज़ादी उस वक्त जो है वो उनकी शायरी ने एक शनाख्त जो है वो बनाई। तो हैदर साहब आपकी जानिब आऊँगी कि क़याम पाकिस्तान के वक्त अगर अब बात करें उर्दू शायरी, शायर मशरक़ जब बरसग़ीर के मुसलमानों की आज़ादी, तो वो शायरी जो है वो उनकी शनाख्त बनी। क्या इस वक्त भी ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है, हर दौर में ऐसे लोग मौजूद रहें जो अपना किरदार अदा करते रहें। हबीब जालिब बहुत अहम नाम है, इस हवाले से उनको अवामी शायर कहा जाता है। और लोग अब भी बहुत कुछ लिखने वाले हैं, कितने अच्छे हैं। मेरे घर के पुराने बर्तन छत टपकती है तो कीचड़ नहीं होने देते, और वो एक बना रहे हो अब बस खेल कूद के मैदान, नुसरत सिद्दीकी हैं, बना रहे हो अब बस खेल कूद के मैदान, हमारे शहर के बच्चे तो काम करते हैं। तो बुनियादी तौर पे लोग अपना जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो शायर हैं, या है कि यानी आस पास के
खस्ता घरों का जिक्र अभी ना मौजू है, कीमती पत्थर चमक रहा था मस्जिद के मीनारों पर। वाह। तो बुनियादी तौर पे अभी लिखा जा रहा है, इसको मज़ाहमती शायरी कहते हैं, ताकि एक कोई मुस्बत रास्ता सामने आ जाए। लेकिन आजकल के, जैसे अब मैं शायरी की बात कर रही हूँ, आजकल अगर हम देखें तो शायरी का वो रुझान नहीं रहा जो पहले एक वक्त में होता था। मतलब शौक़ ख़त्म हो चुका है, कोई भी, बहुत कम लोग मिलते हैं जिनका शायरी को शौक़ होता है। तो इसकी क्या वजह है? नहीं, इसकी पहले तो अपना आप जो रिकॉर्ड है दुरुस्त करें, तो कम नहीं हुआ। किताबें बहुत छप रही हैं। नहीं, किताबें तो छप रही हैं, लोगों में जो शौक़ है वो असल में, जैसे यूथ की अगर बात की जाए तो नहीं सुनते वो शायरी, वो कहते हैं हमें नहीं पसंद। मैं बताता हूँ, अब भी यूनिवर्सिटीज़ में लिटरेरी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, ड्रामे की बनी हुई हैं, सोसाइटीज़ मौजूद हैं। हाँ, ये डिपेंड करता है कि वो उनसे काम क्या ले रहे हैं। वो खाना पूरी के लिए ज़रूर जगह बनी। अब दूसरी बात ये मैं अर्ज़ करता हूँ, मैं बताता हूँ, अब भी आपके इस शहर में थिएटर हाउस बने हुए हैं, ज़बानों में काम कर रहे हैं, उर्दू में हैं, जो इलाक़ाई ज़बानें हैं उनमें काम हो रहा है काम, लोग कोशिश करते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये है कि जो मेरा जी चाहता है कि ऐसा हो जाए, वो हैं असातिज़ा, और असातिज़ा अकेले कुछ नहीं कर सकते, उनको फैसिलिटेट करें। यानी हैरत की बात है, जिसने कौम को तराशना है, बनाना है, आप उसकी हालत माली तौर पे देखें कि वो कहाँ स्टैंड कर रहा है आज। अच्छा, मुआशरे में अगर पता होता कि उसका एहतराम किया, आज तो एक ज़माना था कि खुद वालिदैन कहते थे कि जी आप इसकी हड्डियाँ तोड़ दें हमारे बच्चे की। आज ज़माना ये है कि वो उस्ताद डरता है मैं ट्रांसफ़र हो जाऊँगा सुबह। ऐसा ही ठीक है ना। तो हमने ये बिल्कुल ही उलट कर दिया है, लिहाजा ज़रूरी जो है वो मामला वो ये है कि आप इदारों को इज़्ज़त दें। सही। हम अगर तालीम पे बात कर रहे हैं तो उसमें काम करने वाले लोगों उसके अहल हों। सही। और उनको ऑटोनमस करें, आप खुद मुख्तार करें आप उनको। सही। कि वो अपने डिसीजंस ले सकें, यानी कि डिसीजंस लेने के खुद मुख्तार करने की ज़रूरत है। फिर आपका काम ठीक हो जाएगा। मासूमा साहिबा, आपकी जानिब आऊँगी। मैं चाहूँगी आप में नाजरीन से भी वो ज़रूर अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करें, जो आप हमारे साथ ब्रेक में कही थी कि आपकी उर्दू जो है वो आपके बैकग्राउंड ही आपका उर्दू से ताल्लुक़ रखता है। तो प्लीज़। मैं असल में मैं जो हूँ प्योर उर्दू स्पीकिंग हूँ, और नवाब वकार मुल्की पर पोती हूँ, और हम लोग अमरोहे से यहाँ माइग्रेट हुए हुए, और हम लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा उर्दू के ऊपर ज़ोर दिया जाता है, क्योंकि हम वी आर प्योर उर्दू स्पीकिंग। तो एक दफ़ा हुआ ये कि मैं वापस आई अपने कॉलेज से, और सर्दियों के दिन थे, तो मेरी नानी ने उस टाइम पे मास्टर्स किया था, जिस टाइम पे, और जिस टाइम पे शायद रुझान भी नहीं था कि औरतों को पढ़ाया जाए। तो हम वी बिलोंग टू सच फैमिली जहाँ पे पढ़ाई और उर्दू को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है, इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो एक दिन मैं कॉलेज से वापस आई, तो सर्दियाँ थी, तो मेरी नानी ने मुझे कहा कि किवाड़ बंद कर दो। अब मैं 2 मिनट की वहाँ पे चौंकी, और मैंने 2 मिनट के सोचा कि किवाड़ क्या होता है, क्योंकि हमें मैं बताऊं, मैं अपनी एग्जांपल इसे दे रही हूँ क्योंकि मैंने वो टाइम गुजारा है। मैंने भी सख्ती घर में देखी है, अपने पेरेंट्स की, अपनी नानी नाना की, अपने दादी की, कि जी उर्दू कैसे सीखनी है घर में रह के। वही बात कि घर में भी जब तक आप नहीं सिखाएंगे, मुझे डांटे भी पड़ी, मुझे ये भी बताया गया कि तुम उर्दू स्पीकिंग हो, तुम्हें ये नहीं पता किवाड़ का मतलब क्या होता है। तो वो वहाँ से आपकी तरबियत शुरू होती है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, आप अपने घर की तरबियत बता सकते हैं कि आपकी इस्लाह उधर से शुरू हुई। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे बताया गया कि किवाड़ दरवाजे को कहते हैं, तो दरवाजा बंद कर दो। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये आपके बड़े आपको सिखाते हैं कि आपकी जुबान कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी नहीं है। चाहे आप लाख उस्ताद को कहें, चाहे आप बाहर के लोगों को कह दें, जितना भी, सबसे बड़ा इस वक्त जो वाइटल रोल प्ले करते हैं आपके तरबियत में, आपकी लैंग्वेज में, मैंने सोशियोलॉजी पढ़ाई हुई है, और सबसे बड़ा जो पहला पिलर होता है वो फैमिली होता है, उसके बाद एजुकेशन आती है। ठीक है, तो फैमिली को इस टाइम पे बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपके बड़े बहन भाई, आपके पेरेंट्स, आपके दादी, आपके नानी, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, वो आपको बताएं कि आपकी जो अपनी जुबान है वो कितनी ज़रूरी है। आप इंग्लिश बोल के बहुत ज़्यादा यो क्लास, एक तो स्लैंग बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल स्लैंग इतनी ज़्यादा हो गई है इस टाइम पे, लेकिन उसका फिर वही मैं इल्ज़ाम भी नहीं कह सकती, मैं उसका जिम्मेदार जो ठहराऊंगी वो हमारा मीडिया और हमारा सोशल मीडिया है। सही, ये दो ऐसे पावरफुल टूल हैं जो सही इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं।
جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم تباہی کی جانب جا رہے ہیں اور ہم قومی زبان کو اس طرح سے ترجیح نہیں دے رہے. میں عرض کرتا ہوں چونکہ میڈیا کی بات ہو رہی ہے, ریڈیو کو ایسے ہی نہیں کہا جاتا کہ بھی وہ بہت بالکل میں ایگری کروں گی اس بات پہ بالکل. اچھا وہ جب ہم نہیں تھے اس میں تو ہم بھی سنتے تھے, جب آگے تو پتہ چلا کہ ہاں کہ یہ کیا ہے, تو ایک نیوز کاسٹر کو وہ اس سے ڈرامہ بھی کروا لیتے تھے, فیچر بھی کروا لیتے تھے, دستاویزی پروگرام کروا لیتے تھے, اس طرح کا نریشن بھی کروا لیتے تھے, مذہبی پروگرام بھی کروا لیتے تھے, اور سبزیوں کے بھاؤ بھی بتا دیتے تھے. یہ ساری ٹریننگ تھی, لیکن تھی ساری ایک زبان میں, ہم اسے کہتے ہیں اردو. تو لہٰذا اب یہ معاملہ ہو گیا کہ دنیا کا تیز ترین ذریعہ جو ہے اطلاعات کا وہ ریڈیو ہے, اب بھی آج بھی. ٹھیک ہے, آپ کسی بھی حالت میں ریڈیو آپ سن, ڈرائیو کر رہے ہیں, بیٹھے ہیں, آپ سن سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم سننا کیا چاہتے ہیں. کلاس میں ہمارے ٹیچر ہم کہتے تھے نا کہ سر ہمیں آواز نہیں آ رہی, تو کہتے جو سننا چاہے گا اس کو آ جائے گی, ہمیں وہ کہتے تھے. آج بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی جنریشن کو رجحان دیا کیا ہے کہ وہ کیا سنیں کیا. بھئی اگر میں وہ شارٹس پہن کے ناچوں گا بچوں کے سامنے تو میں ان کو منع نہیں کر سکتا, یا میں انگریزی گانے سنتا, I'm not saying کہ نہیں سننے چاہیے, ایک الگ ایشو, یہ موضوع علیحدہ ہے, لیکن جو آپ دیں گے ڈیلیور کریں گے وہ آپ کو مل جائے گا. تو بنیادی طور پہ ریڈیو نے اس معاشرے کی جو مثبت تعمیر ہے, جس کو پازیٹیو کنسٹرکشن کہتے ہیں, بہت رول ادا کیا ہے, بہت اہم کردار ہے. آج بھی وہ اساتذہ, آج بھی آپ اگر اردو سیکھنی ہے, سکھانی ہے, تو ریڈیو پاکستان کہیں گے آپ, کوئی ایف ایم نہیں کہیں گے آپ اسے کہیں گے کہ ہاں ریڈیو پاکستان. اور آج بھی بہت سارے لوگ, بہت سارے ایسے پائے جاتے ہیں جو ریڈیو کو بہت پسند کرتے ہیں. اچھا اس میں پھر دیکھیں کہ آج بھی ریڈیو کا قانون ہے, اور پہلے بھی تھا. وہ یہ تھا کہ جو آپ نے بولنا ہے وہ لکھ کے لائیں گے آپ. ہمیں یہ تربیت دی گئی کہ آپ نے جو بھی بولنا ہے, اسکرپٹ آپ کے ساتھ ہوگا, پھر اس پہ سگنیچر ہوتے تھے سینئر کے, اور آپ وہ رکھ کے بولتے. آج بھی یہی ہے, اگرچہ تھوڑی سی تبدیلی آ گئی کہ وہ معاملہ نہیں رہا. اس سے کیا ہوا کہ اردو لکھنے والے پیدا ہوئے, بولنے والے تو تھے ہی. پھر زبان کی صحت جو ہے اس کا خیال رکھا گیا, بتایا گیا کہ زبان زندہ کیسے رہے گی. اس میں مذہبی اسکالرز آتے تھے تو وہ اردو ہی بولتے تھے. تو بنیادی طور پہ ہم نے اپنے ڈیزائننگ, اب میں بڑا خوش ہوں اس چینل پہ اس حوالے سے کہ اس موضوع پہ آپ پہلے بھی پروگرامز ہوتے ہیں اس وقت کر رہے ہیں, تو یہی کرنا چاہیے. آپ جس میدان میں ہیں کنٹریبیوٹ کریں, اس کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. نورین صاحبہ, جیسے کہ ہم زبان کی بات کریں تو اگر ہم چین کو دیکھیں جو کہ ایک معاشی سپر پاور ہے, اس نے ہر عالمی سطح پر اس نے اپنی زبان کو جو ہے وہ بہت ترجیح دی ہے. مگر اگر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو ہم جتنے بڑے فورمز کی بات کریں وہاں پہ ہماری زبان کو ترجیح نہیں دی جاتی. کیا وجوہات ہیں؟ یہی کہ ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں, ہماری ضرورت ہے دوسروں کی بات سننا اور اس پہ فالو عمل کرنا. اتنی یہ ضرورت بن گئی ہے ہماری کہ ہم جو ہیں وہ اپنی زبان کو لے کے نہیں چل سکتے. ضرورت تو نہیں ہے, لیکن ہم نے بنا لیے جو ہمارے ریپریزنٹیٹیوز ہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب آپس میں دو ممالک کے ساتھ ڈیلنگ کر رہے ہیں تو انہوں نے ہماری لینگویج کا کوئی بیریئر تو نہیں بنایا. اگر ہم سنتے جائیں گے کہ ہم وہی کریں گے جو آپ کہیں گے, ڈکٹیٹرز رہے ہیں نا دوسرے ہمارے ملک پہ, تو ہمیں پولائٹ بٹ فرم ایٹیٹیوڈ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اور اپنی قوم کو, جیسے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اپنا قومی لباس ہی پہنا ہے تو وہ عکاسی کر رہے ہیں, ایک اچھی ریفلیکشن دے رہے ہیں الحمدللہ. خواتین کو بھی وہ اس چیز کی ترجیح دے رہے ہیں کہ ہمارے قومی لباس کو, ہماری قومی زبان کو زیادہ سے زیادہ, اور وہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ گراس روٹ لیول کے اوپر کام کرو. تو گراس روٹ لیول پہ کام کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, لینگویج آنی ضروری ہے, تو وہ بہت ضروری ہے. اور آئی ووڈ لائک ٹو اینڈ مائی کنورسیشن بائی سیئنگ پاکستان بہت خوبصورت ہے اور نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے, تو ہمیں بحیثیت انسان, بحیثیت پاکستانی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم پازیٹیو چیزوں کے اوپر زیادہ بات کریں اور اپنا حصہ ضرور ڈالیں. یہ نہ کہیں کہ فلانے نے یہ نہیں کیا, ڈھمکانے نے یہ نہیں کیا.
سوال یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا. صحیح. تو پاکستان سے دل سے محبت کریں. صحیح. بہت زیادہ ضروری ہے. خود دیکھیں کہ آپ کس طرح سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور باقیوں کو چھوڑ دیں کہ کون کیا کر رہا ہے. جب آپ ایک معاشرے میں ایز اے فرد جب آپ خود ٹھیک ہو جائیں گے تو معاشرہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ ٹھیک ہوتا چلا جائے گا. حیدر صاحب آپ کی جانب آؤں گی کہ جہاں پہ ہم بات کریں کہ انگریزی بہت جو ہے اس کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا ہے, اس کی بہت زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے, چاہے وہ تعلیمی ادارے ہو یا وہ چاہے دفاتر کی بات ہو, تو کیا ہم یہاں پہ شناخت کھو رہے ہیں, اور اگر کھو رہے ہیں تو کس طرح سے شناخت کو واپس لایا جائے گا؟ ہم پہلی بات یہ کہ شناخت کھو نہیں رہے. ترقی کرنے کے لیے کوئی بھی اچھا کام کیا جا سکتا ہے. صحیح. تو چونکہ بات انگریزی اور اردو کی ہو رہی ہے, تو اگر آپ نے ترقی کرنی ہے, اگر انگریزی ضروری ہے تو ضرور آپ اس کو پڑھیں, اس کو فالو کریں. بات یہ ہے کہ تہذیب اپنی زندہ رکھیں. صحیح. آپ اپنے زمین کو نا اپنے پیروں کے نیچے سے کھسکا لیں. صحیح. آپ کہیں کھڑے ہی نہ ہو سکیں. تو لہٰذا ضروری ہے کہ زبانیں سیکھیں. دنیا کا مقابلہ کرنا ہے, زبانوں کو سیکھنا چاہیے. آپ لوگوں کے ٹرانسلیٹڈ ناولز کتابیں آپ تک پہنچ رہی ہیں. صحیح. تو آپ کی بھی وہاں جا رہی ہیں. آپ کی تہذیب ٹریول کر رہی ہے, چونکہ وہ میڈیم چینج ہو گیا ہے, آج تو لوگوں تک پہنچ رہا ہے. اسی لیے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ضروری بات یہ ہے کہ آپ ایک نظام اس کا انعقاد کریں, لوگوں تک پہنچائیں. اور اکیلی یہ ماں کی ہی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ تربیت دے رہی اور سارے باہر, جب بچے نے باہر گھر کی چار دیواری سے باہر جانا, مثلا میں نے ان سے کوئی چیز ابھی خریدنی ہے, تو یہ تو ہمارے آپس میں ہے کہ میں اس کو اردو میں لکھتا ہوں ایگریمنٹ کو, کہ میں اس کو انگریزی میں لکھتا ہوں. اب یہ نظام تو ہم نے بنانا ہے نا آپس میں, تو ہم کنٹریبیوٹ کریں. صحیح. ہم کیوں نہیں اس زبان میں اردو میں, یعنی کہ صرف جو ہے وہ ماں کی ذمہ داری نہیں ہے, بلکہ پورا معاشرہ جو ہے وہ تمام لوگوں کو, جتنے بھی معاشرے میں رہتے ہیں, ان کو اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. تو تبھی جو ہے وہ ہم اپنی زبان کو یا کسی بھی قومی زبان کو ترجیح دے سکتے ہیں. ناظرین ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. اب آج ہم بات کر رہے ہیں زبان پر. قومی زبان کو ترجیح دینا ضروری ہے, اور ساتھ ہی ساتھ کیوں جو ہے وہ دور حاضر میں انگریزی کو جو ہے وہ بہت زور دیا جا رہا ہے, اور کیا کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی قومی زبان کو ترجیح دے سکیں. تو نورین صاحبہ میں آپ کی واپس آؤں گی آپ کی جانب کہ ہم بات کریں زبان پر. بہت ساری زبانیں ہیں, بہت ساری. اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو یہاں پہ شاید ہر زبان ہی بولی جاتی ہے, کیونکہ ہر ملک سے ہی کوئی نہ کوئی آیا ہوا ہوتا ہے. لیکن جب ہم اپنی زبان کی بات کرتے ہیں تو اس کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے, اور انگریزی کو بہت زیادہ جو ہے اہمیت دی گئی ہے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ پاکستان کی اپنی 5 زبانیں ہیں صوبوں کے لحاظ سے, سندھی, پنجابی, پھر اس کے اندر بھی فردر بائیفرکیشن ہے. تو اردو ان ساری چیزوں میں جو ہے نا کہیں کھو گئی ہے. نیشنل لینگویج ضرور ہماری ہے, لیکن اس کو اس طریقے سے امپورٹنس نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں اپنی زبان ہی بولوں گا. تو سب سے پہلے پاکستان کی اونرشپ کا مسئلہ ہے کہ ہم یہ اونرشپ لے لیں کہ ہم پاکستان ہیں, چاہے ہم سندھ ہیں, بلوچستان ہیں, جو بھی ہیں, ہم پاکستان ہیں جہاں بھی بیٹھیں. گلوبلی جب میں انٹریکٹ کرتی ہوں امیج بلڈنگ کے حوالے سے, تو وہاں پہ ٹرکی ہے, EU ہے, وہ سب EU ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ میں اٹلی ہوں, UK ہوں, فلانا ہوں, وہ EU ہے. تو ہم پاکستان میں ہم سندھی ہیں, ہم پنجابی ہیں. یہ ایک بہت بڑا ہمارا مسئلہ رہا ہے. اللہ کرے گا بہتر, کیونکہ اللہ کے حوالے پاکستان چل رہا ہے, کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ اللہ اس کا نگہبان ہے. کیوں یہ کمپلیکس ہے انگریزی؟ میں نے جیسے بریک میں آپ سے کہہ رہی تھی, ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں. تو ڈیولپنگ کنٹری, چونکہ ڈیولپڈ کنٹری کے ساتھ جب آپ انٹریکٹ کرتے ہیں, آپ اکانومی کو یا معیشت اپنی صحیح کرنے کے لیے کام کرتے ہیں, تو
उस सिचुएशन में ना वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि उन लोगों के साथ वो बातचीत करें जो उनकी लैंग्वेज समझे, क्योंकि उन्होंने एक टारगेट अचीव किया है कि इस मुल्क को इतनी ग्रांट देनी है, ये काम करना है, उनके पास इतना वक्त नहीं है, वो बहुत फास्ट पेस में, हमें इंतज़ार करना है, हम डेवलपिंग कंट्री में हैं, हमें उर्दू को आसान बनाना चाहिए। हमारे बच्चे उर्दू से खौफ खाते हैं, मैं खुद जब बच्ची मैं उर्दू से मुझे डर लगता था कि मैं ये पास कैसे करूँगी, मैं ये पढ़ूँगी कैसे। हम उसके लिए अगर आसानी कर दें, जैसे हम अंग्रेज़ी को इतना आसान तरीके से पढ़ाते हैं, अब आज के बच्चे के ऊपर मुसल्लत कर दी जा रही हैं इन जो करंट सिनारियों में कि ज़बरदस्ती तुमने उर्दू पढ़नी है। ज़बरदस्ती तो कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल हमें प्यार मोहब्बत से सही चीज़ें फैलानी है, चीज़ें समझानी है और समझते हैं। सही, यानी कि हमें प्यार मोहब्बत से जो है वो हर चीज़ को लेके चलना है। कभी भी किसी चीज़ पे अगर आप ज़बरदस्ती तो आप और ज़्यादा फ्लेयर करेंगे ना कि और नहीं बोलते उर्दू। जी, बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हमारे तीनों मेहमानों ने दिए। हमारे साथ मौजूद थी मासूमा साहिबा, हैदर साहब और नौरीन साहिबा। आप तीनों मेहमानों की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे मेहमानों ने बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस आज हमें दिए हैं। आज का जो हमारा मौजू था कि ज़ुबान कौम की शनाख्त होती है, और इस हवाले से जो है वो तमाम तर पहलुओं पर जो है वो नज़रसानी किया गया। और जो बात की गई वो ये है कि तरबियत जो है वो यहाँ पर अहम किरदार अदा कर रही है। घर से ही जब हम अपने बच्चों को सिखाएंगे कि हमारी ज़ुबान की अहमियत क्या है, तो वहीं से जो है वो हम कौमी ज़बान को जो है वो तरजीह देना शुरू कर देंगे। और फिर हमें निसाब में अपने उर्दू को अहमियत, हमारी कौमी जो ज़बान है उसको अहमियत देने की ज़रूरत है। हमारे निसाब में तमाम तर जो हमारी किताबें हैं, अगर हम उनको अपनी ही ज़बान में पढ़ाना शुरू करें तो इस तरह से भी हम अपनी कौमी ज़बान को फ़रोग़ दे सकते हैं। अपना हौसला बुलंद रखें, किसी को अपने आप से कंपेयर ना करें, अपने आप को कमतर ना समझें, हमेशा जो है अपना ईमान बुलंद रखें, अपना ईमान मज़बूत रखें। और जाते जाते मैं यही कहूँगी कि सलीक़े से हवाओं के जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीक़ों से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ अपनी मेज़बान उरूज फातिमा को इजाज़त दीजिए। कल नए टॉपिक के साथ, नए मेहमानों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। उम्मीद करती हूँ कि आज के मौजू से भी ज़रूर किसी न किसी तरीके से आपकी रहनुमाई हुई होगी, और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़रूर अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी तरह इस पर अमल पैरा कर होने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।